दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमित और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पॉलिटी के एमसीक्यू। हमारी एमसीक्यू की खास बात ये है कि हम इसमें ना केवल अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं बल्कि ट्रेडिशनल नॉलेज को भी उसके साथ मिलाने के बाद एक ऐसा लच्छा बनाते हैं ताकि आप जो आपकी प्रीवियस ईयर की जो नॉलेज है सवालों की वो और जो आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो एक साथ आकर मिक्स हो जाए और आपको रिवीजन के साथ साथ कुछ चीज़ें नई मिल जाए। तो आइए, अगर आप ये पूछें कि आप हमारी क्लास क्यों करें तो उसका एक ही जवाब है कि गहरी से गहरी समझ के लिए, स्पष्ट और साफ एक अवधारणा बनाने के लिए, कंसेप्ट बनाने के लिए आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और लगातार हमसे मिल सकते हैं। तो आइए, पहला सवाल धर्म आदि के आधार पर। सवाल नंबर पहला है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। विभेद मतलब भेदभाव, जिसमें भेद करने का, अंतर करने का भाव हो उसे भेदभाव कहते हैं। देखिए ध्यान से, भेद भाव या इसे ही कहा है विभेद। शब्दों को देखते चलें, शब्दों को देखेंगे तो चैन ऐसी बनेगी शब्दों की कि आपके पास ज्ञान का अपार भंडार हो जाएगा। भेद का मतलब अंतर, अंतर विशेष रूप से अंतर किया जाए या वो भाव रखा जाए जिसमें अंतर की भावना हो, उसे कहते हैं भेदभाव। तो हमने कहा कि धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब निषेध करना, किसी चीज को रोकना। विभेद का प्रतिषेध या कहें कि भेदभाव का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मौलिक अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाता है। मूल रूप से बात यह कहना चाह रहा है कि आर्टिकल 15 के भीतर जो भेदभाव को रोका गया है वह कौन से ग्रुप में आता है। धर्म की स्वतंत्रता नहीं, धर्म की स्वतंत्रता तो 25 से 28 तक आती है, बिल्कुल नहीं। व्याख्या करेंगे आगे चलकर। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है आपका 23 से लेकर 24 तक, 23 और 24। फिर आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये 29 और 30 में है। समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। 14 कहता है कानून के समान समानता होगी, 15 कहता है कि सामाजिक समानता होगी, 16 कहता है अवसर में नियोजन की समानता होगी और 18 कहता है उपाधियों का अंत होगा। इसे हम डिटेल में समझ रहे होंगे। यहां समझिए आप, हम कह रहे हैं कि अनुच्छेद 15 भेदभाव की मना कर रहा है। दोस्तों अनुच्छेद 15 भारत में जो एक तरह की आप कहेंगे टीबी है, ये टीबी कहेंगे, इसे क्षय रोग कहेंगे। कैसा कि भारत में छुआछूत है, भारत में सामाजिक असमानता है, जातियों के आधार पर एक ऐसा विभेदीकरण है, एक ऐसा सोपान क्रम है जिसकी वजह से कुछ जातियों को पिछड़ा समझा गया, कुछ को दास समझा गया, कुछ को शूद्र समझा गया। तो भारतीय संविधान एक तरह का मरहम है, एक तरह की दवा है। उसने उन बीमारियों पर वो दवा लगाई और दवा में आर्टिकल 15 नंबर की गोली दी और 15 नंबर की गोली में कहा कि 5 आधारों पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। जाति, धर्म, निवास स्थान, नस्ल और लिंग। जाति, धर्म, निवास स्थान, नस्ल और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा 5 आधारों पर। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। जब आप आर्टिकल 16 में जाएंगे तो इसमें दो बातें और जुड़ जाएंगी, जन्म स्थान और वंश, मूल वंश और जन्म स्थान। हमने कहा कि 5 आधारों पर अनुच्छेद 15 भेदभाव की मना करता है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, नस्ल के आधार पर। ये हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है जी, ये बात होगी समता का अधिकार आर्टिकल 15 में। यहां से आगे चलेंगे, समझते चलेंगे, धीरे धीरे फ्लो बनेगा और फ्लो बनने के बाद आपकी चीजें मेरे से जुड़ जाएंगी। समझिए अगला अगला सवाल कह रहा है कि बलात्सरम, बलात् का मतलब होता है बल, बल लगाकर, जबरदस्ती। बलात् मतलब जबरदस्ती, जबरदस्ती किया गया कार्य बलात्कार। बलात् मतलब जबरदस्ती, बलात्सरम जबरदस्ती श्रम। अथवा बेगार, बेगार का मतलब होता है बिना पैसे के दिया गया काम। अगर आप बिना पैसे के किसी से कोई काम करवाते हैं उसे बेगार कहते हैं। ठीक है, चलिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का अतिक्रमण है? किस अनुच्छेद का अतिक्रमण है? देखिए आर्टिकल 16 क्या कहता है? रोजगार। आर्टिकल 16 कहता है रोजगार, रोजगार में समानता होगी। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 19 कहता है कि आपको जो है प्रेस की स्वतंत्रता होगी। 5 भाग मिलेंगे 19 के, वो देखेंगे। आर्टिकल 23 कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण में कह रहा है 23 में कि आप किसी की तस्करी नहीं करेंगे, बच्चों की तस्करी नहीं करेंगे, आप बूढ़ों की तस्करी नहीं करेंगे, आप महिलाओं की तस्करी नहीं करेंगे, किसी भी संवेदनशील वर्ग की, जो कमजोर वर्ग है। अरे वस्तु नहीं मानेंगे, खरीद फरोख्त तो वस्तु की होती है। अगर इंसान को वस्तु मान लेंगे, उसका ऑब्जेक्टिफिकेशन हो जाएगा, वस्तुकरण हो जाएगा, तो इंसान में और वस्तु में अंतर क्या रह जाएगा प्यारे दोस्तों? तो आर्टिकल 13 कह रहा है कि आप किसी भी व्यक्ति की खरीद फरोख्त नहीं करोगे और उससे बिना पैसे दिए उससे बेगार नहीं करवाओगे। दरअसल इसकी जड़ भारतीय समाज में मिलती है।
भारत के समाज में एक प्रथा रही है और वो है कि बिना पैसे के काम करवाने की बंधुआ मजदूरी की प्रथा रही है। उस मजदूरी की प्रथा को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान ने उस चोट पर एक मरहम लगाया और उस मरहम की गोली नंबर का नाम हुआ अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 कहता है शोषण के खिलाफ अधिकार, किसी की तस्करी नहीं करोगे, बेगार नहीं करवाओगे, ये यहां पर लिखा गया है। बात समझे? चलिए इससे अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से पुरुषों और स्त्रियों के लिए संपूर्ण समता का उपबंध। निम्नलिखित में से पुरुषों और स्त्रियों के लिए संपूर्ण समता का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? अच्छा, भारत के संविधान अनुच्छेद 14 और 15 में, भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 में। देखो 15 में आइए, आर्टिकल 15 इसका जवाब है। वैसे तो अगर क्लियरली देखेंगे तो आर्टिकल 39 में भी ये बात लिखी गई है, लेकिन ध्यान से इसके अनुसार समझिए, सवाल के अनुसार समझेंगे। सवाल कह रहा है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में पुरुषों और स्त्रियों की संपूर्ण समानता की बात की गई है। भाई कानून सबके लिए समान होगा। कानून की आंखों पर एक पट्टी लगी हुई होगी, ना उसे लिंग दिखता है, ना उसे जाति दिखती है, ना उसे धर्म दिखता है, तो कानून बराबर होगा। कानून का व्यवहार करने में लैंगिक विभेद नहीं किया जाएगा, यह आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 कह रहा है, आर्टिकल 15 कह रहा है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इनमें से आपने निकाला लिंग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो यह बात कह रहा है कि संपूर्ण समानता है, किसमें? पुरुष में और स्त्रियों में। देखिए ध्यान से समझिए, एक शब्द होगा सेक्स और एक शब्द होगा जेंडर। जब आप सेक्स कहते हैं ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है मतलब ये एक जैविक टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है। इसका मतलब है कि स्त्री और पुरुष के बीच में कैसे कैसे दैहिक संबंध है, शारीरिक, जो दैहिक नहीं, जो शारीरिक अंतर है वो कैसे हैं। त्वचा मान लीजिए, या उसमें जो है अपने प्रोडक्टिव सिस्टम को मान लीजिए, या अन्य जिस भी प्रकार के बायोलॉजिकल सिस्टम है। और जेंडर का अर्थ होता है, जेंडर एक सोशल कंसेप्ट है, सामाजिक अवधारणा है। उसमें क्या लिखा जाता है कि जैसे, या क्या समझा जाता है कि जब हम कहते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो कमजोर होती हैं, पुरुष होती हैं वो मजबूत होते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, जेंडर है। जेंडर मतलब है समाज ने कुछ ऐसी रीतियां बना रखी है जिससे महिला और पुरुष को भेदभाव किया जाता है। जब हम कहते हैं महिलाएं कोमल होती हैं, भावुक होती हैं, उनको नर्स के लिए काम करना चाहिए, नर्स वाला पेशा उनके लिए बेहतर होगा, दरअसल ये जेंडर है। सेक्स ये दिखाता है कि शरीर के भीतर पुरुष और स्त्री में क्या जैविक अंतर होंगे। जेंडर ये दिखाता है पुरुष और स्त्री के बीच में समाज ने क्या मान्यताएं बना रखी हैं। तो हमने कहा जेंडर और सेक्स को लेकर जो आपका ये आर्टिकल 15 है दोस्तों, सेक्स की बात नहीं करता, जेंडर की बात करता है कि सामाजिक जो हमने अवधारणाएं बना रखी हैं पुरुष और स्त्री को लेकर या मेल और फीमेल को लेकर, तो उसका मना किया जाएगा। कानून सबके लिए समान होगा, ये बात हो रही है। दोनों बातों को समझेंगे। सवाल नंबर 4 पर आएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए संरक्षण से संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए संरक्षण से संबंधित है, तो यह आर्टिकल 29 है, अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण। ध्यान से आपको समझना है एक बात को। क्या समझना है? कि जब भारत का विभाजन हुआ और विभाजन के बाद भारत पाकिस्तान और भारत दो टुकड़ों में टूट गया। पाकिस्तान से हमारे कुछ लोग, हमारे कुछ भाई कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान से कुछ भाई हमारे हिंदुस्तान आ गए। जो लोग यहां से जा रहे थे, हमें उनको रोकने के लिए हमने कहा कि आपकी संस्कृति का, आपके धर्म का, आपकी भाषा का, आपके जो भी रीति रिवाज हैं उनको मनाने का आपको पूर्ण अधिकार दिया जाएगा। आप यहां रहिए और किसी भी प्रकार के डर के बगैर रहिए, निर्भयता के साथ रहिए। हम केवल मौखिक रूप से नहीं, लिखित रूप से ये प्रावधान करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ यहां नहीं आएगी। एक बात तो ये हो गई। फिर शब्द आया अल्पसंख्यक। क्या होता है? दरअसल अल्पसंख्यक का संबंध संख्या से कम होता है। वैसे कहा जाए तो कहेंगे जो संख्या में कम है वह अल्पसंख्यक है, लेकिन अल्पसंख्यक वह है जिसकी संस्कृति को, जिसके रीति रिवाज को, जिसके किसी भी आचरण को अगर भय की कहीं संभावना बन रही है तो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रोहिंग्या मुसलमान अगर कहेंगे तो वह म्यांमार में अल्पसंख्यक है। भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई अल्पसंख्यक है, बौद्ध अल्पसंख्यक है। तो हमने कहा अल्पसंख्यकों के बारे में कहां लिखा गया? आर्टिकल 29 में लिखा गया। और आर्टिकल 29 ये कह रहा है कि आप संख्या में भले ही कम हो लेकिन भारत में रहिए, भारतीय संविधान आपके साथ खड़ा हुआ है। और अगर भारत में सर्वोच्च सत्ता किसकी है? सर्वोच्च सत्ता जनता और उसके द्वारा बनाए गए संविधान की है। तो यदि संविधान आपको सहारा दे रहा है तो आपको डर की, निर्भय, भय की कोई जरूरत नहीं है। यह बात आर्टिकल 29 में लिखी गई है। ये बात आप आगे पढ़ते चलोगे। 5 में आइए।
5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जाते हैं। 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जाते हैं। संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार। ये क्या कह रहा है कि 32 क्या कहते हैं, इस बात को समझो, फिर इस सवाल को समझ पाएंगे। 32 क्या कह रहा है? 32 कह रहा है कि जो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों से को अगर कोई छीनता है आपसे, मौलिक अधिकारों को यदि आपसे कोई छीनता है, तो उन अधिकारों के बारे में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भैया ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है और उस अधिकार को छीना जा रहा है। तो इस अधिकार के छीनने के खिलाफ जो हमने रेमेडी दी है, उपचार दिया है, वो आर्टिकल 32 में दिया है। तो ये कहेगा मौलिक अधिकार, मौलिक संवैधानिक अधिकार जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, और मौलिक अधिकार जो भाग 3 में दिए गए हैं, विधिक अधिकार जो कानून बनाकर दिए गए हैं। आर्टिकल 32 आपको मौलिक अधिकारों के खिलाफ उपचारों का उपबंध के तौर पर आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाने की आजादी देता है। चलिए आगे सवाल नंबर 6 पर पहुंचेंगे। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार पाने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार पाने का अधिकार है? फिर बता दे रहे हैं कि संविधान ने आपको दिए हैं कुछ मौलिक अधिकार। वो जो मौलिक अधिकार आपको दिए, अगर उसे किसी सरकार ने, किसी व्यक्ति ने छीना, तो उसके छीनने के खिलाफ आप चले जाएंगे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और इसकी भाषा दी गई है संवैधानिक उपचारों का उपबंध। इसे कहा गया है संवैधानिक उपचारों का उपबंध। अब ध्यान से एक बात समझिए मेरे दोस्तों, क्या कि जैसे ही आपका किसी ने अधिकारों का उल्लंघन किया, तो आप चले गए कहां? सुप्रीम कोर्ट। और जब आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। 5 तरह की रिट जारी करता है। आप कहेंगे रिट क्या होता है? एक तरह का आदेश होता है। तकनीकी और कानूनी भाषा में विधि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को हम रिट कह देंगे। ये रिट जारी करेगा। रिट कैसे जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा बंधक बना लिया गया है, तो उसको दूसरा जो व्यक्ति होगा उसकी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि ऐसे ऐसे इस व्यक्ति ने बंदी बना लिया, और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देगा कि इस व्यक्ति को मेरे सामने पेश किया जाए। बंदी जो उस बंदी बनाया गया, प्रत्यक्ष सामने पेश करने की प्रक्रिया। फिर यहां से आगे बढ़े, बंदी प्रत्यक्षीकरण से आगे बढ़ेंगे तो एक रिट होगी जिसका नाम होगा प्रतिषेध। 5 तरह की रिट आप देख रहे हैं, उस रिट में से पहली रिट आपने देखा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी रिट आपने कहा प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है कि न्यायालय किसी भी सरकारी अधिकारी को काम करने के लिए मना कर रहा है। तीसरी रिट का नाम है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब है कि न्यायिक कार्यों में जो न्यायपालिका है, वो अपनी सीमाओं से बाहर जाकर काम नहीं करेगी। तो प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा है कि किसी भी सार्वजनिक अधिकारी से, किसी सरकारी अधिकारी से पूछा जा सकता है, आप किस अधिकार से यहां बैठे हैं, और क्या आपके पास ऐसी योग्यता है? 5वां परमादेश है। किसी भी सरकारी अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है कि आप इसके फंडामेंटल राइट की पूर्ति क्यों नहीं करते हैं। मूल बात समझिए ध्यान से कि आर्टिकल 32 के तहत अगर भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संविधान का आर्टिकल 32 आपको यह अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा अगर आप उसके पास गए? तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके से आपको पुचकार सकता है। उनमें से उन पुचकारने के तरीकों को रिट कहते हैं, और उनमें से एक प्रकार की रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है प्रतिषेध, तीसरा है अधिकार परीक्षा, परमादेश और उत्प्रेषण। 5 प्रकार की रिट आपके सामने है, जिन्हें हम डिटेल में आगे की क्लास में सीख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सवाल हो जाता है ये। यहां आगे चले, सवाल नंबर 7 पर आए। सवाल नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? एक रट्टा लगाना है आपको, एक रट्टा लगवा रहे हैं कि 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29 ये नागरिकों को प्राप्त है। बाकी गैर नागरिकों को, विदेशियों को प्राप्त हो सकता है। तो यहां ये विधि के समक्ष समानता 14, 15, 16, 19, 29 क्या कहता है कि कौन सा गैर नागरिकों को, विदेशियों को प्राप्त है? तो विभेद के विरुद्ध अधिकार, अवसर की समानता, ये तो 16 में आ गई, ये 15 में आ गई, ये 14 में आ गई। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जब आप प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये विदेशियों को प्राप्त भी है और ये देशियों को प्राप्त भी है।
तो 1 और 4 ये 14 हुआ, ये 21 हुआ, 14 और 21 ये कानून सबके लिए बराबर होगा, देशी हो या विदेशी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून सबके लिए बराबर होगा आर्टिकल 14 में, तो ये विदेशियों को भी प्राप्त है। आर्टिकल 21 दैहिक स्वतंत्रता, प्राण की स्वतंत्रता सभी को होगी। आर्टिकल 21 क्या कह रहा है? किसी भी व्यक्ति को, ध्यान से समझिए, किसी भी व्यक्ति को बिना कानून के, बिना किसी नियम के मृत्युदंड नहीं दिया जा रहा होगा, या कोई भी दैहिक जो उसकी स्वतंत्रता है उसको बाधित नहीं किया जा रहा होगा। तो चाहे व्यक्ति शब्द है, नागरिक और गैर नागरिक शब्द नहीं है, तो ये जो शब्द हुआ ये कानून सबके लिए समान होगा, और ये शब्द हुआ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 1 और 4। यहां से आगे बढ़े, सवाल नंबर 8 पर आ रहे हैं। अगर आप लगातार इन क्लासेस को फॉलो करते हैं जो टारगेट आईक्यू आपको दे रहा है, तो पीवाईक्यू में आपका कोई सवाल नहीं बचेगा, और ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जिसकी व्याख्या आपके पास ना हो। और ये जितनी भी व्याख्याएं आपको बताई जा रही हैं दोस्तों, संविधान में जो मूल संविधान में जो लिखा है उसके आधार पर, अपने अध्यापन और अध्ययन के आधार पर आपको सारी चीजें बताई जा रही हैं। खैर, भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही यह अधिकार प्राप्त है, केवल भारत के नागरिकों को। रट्टा लगवाया है 14, 15, 16, 29, 14, 15, 16, 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29। आइए, विधि के समक्ष समता, भाई कानून सबके लिए बराबर होगा आर्टिकल 14 में, ये तो दोनों को प्राप्त है, नागरिक को भी गैर नागरिक को भी। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इनमें से किसी स्थान पर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इनमें से किसी आधार पर विभेद के प्रतिषेध, यही है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 21 में है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण 20 में है। तो ध्यान से समझेंगे कि ये 20 का 15, आर्टिकल 15 किसको प्राप्त है? केवल नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है। 19 क्या कह रहा है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार आर्टिकल 19 में जाएंगे ना, 19 का 3 है या 19 का सी है, 19 में लिखा है कि आप कोई भी संघ बनाइए, कोई भी संस्था बनाइए, आर्टिकल 19 सी कहता है। तो देखिए क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए गारंटीड है, केवल नागरिकों के लिए गारंटीड है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। तो इनका तो कोई मतलब नहीं इससे, ना कानून से ना इससे। ये 19 में, ये 14 में आया, ये 21 में आया, तो इससे कोई संबंध नहीं, इससे कोई संबंध नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए गारंटीड है, भाई प्रत्येक व्यक्ति के लिए गारंटीड नहीं है। 15, 16, 19 और 29 केवल नागरिकों के लिए है, तो ये आया है केवल नागरिकों के लिए गारंटीड स्वतंत्रता का अधिकार है, बी। सवाल नंबर 10, भारतीय संविधान में जैसा निहित है, जैसा दिया गया है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो समानता का अधिकार देखना है, और जब आप समानता का अधिकार देखते हैं तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक चलता है। 14 कहता है कानून सबके लिए बराबर होगा। 15 सामाजिक समानता कहता है धर्म, जाति, नस्ल, मूलवंश के आधार पर, लिंग के आधार पर बराबर होंगे। 15, 16 कहता है सरकारी संस्थाओं में या सरकारी नियोजन में, सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिया जाएगा। 17 कहता है छुआछूत से उसका अंत किया जाएगा, और 18 कहता है उपाधियों का अंत किया जाएगा। उपाधि का अंत है कि अगर आपको किसी ने भारतीय समाज में विभेद करने के लिए किसी को सर कह दिया, किसी को लॉर्ड कह दिया, किसी को आपने जो है केसरी हिंद कह दिया, ऐसी कोई उपाधि अगर दे दी है, तो ऐसी उपाधियों से भारतीय समाज में एक विभेद पैदा होता है, तो वो सारी उपाधियां खत्म हो जाएंगी। ये क्या, यहां समझिए, भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो 14 से लेकर 18 तक कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये क्या लिखा है? 14, ठीक है। सामाजिक समानता, यही तो कह रहा हूं 15। बच्चों को ऐसा लगता है सामाजिक समानता तो 14 से 18 में नहीं है। अरे मेरे भाई, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश के आधार पर, नस्ल के आधार पर समानता क्या है? सामाजिक समानता है। ध्यान से समझिए, जब आप सामाजिक समानता की बात करते हैं तो यह है समाज के द्वारा बनाए गए जो रीति रिवाज हैं, जो मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं समाज में विभेद ना करती हूं, वे मान्यताएं समाज में अंतर ना करती हूं। कानून अंतर करेगा तो उसे कहेंगे कानूनिक, जब कानून अंतर करेगा तो उसमें कानूनी विभेद कहेंगे, और जब समाज अंतर करेगा तो उसे सामाजिक विभेद कहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, धर्म जो है वो सामाजिक समानता का एक गुण है। जाति, भाषा, नस्ल, मूलवंश, ये सब समाज के द्वारा बनाई गई चीजें हैं। तो सामाजिक समानता आर्टिकल 15 में विरोध करता है। आर्टिकल 15 किसका? कि समाज में विभेद नहीं होगा। ठीक है। अवसर की समानता, ये 16 कहता है। आर्थिक समानता फंडामेंटल राइट में नहीं है। अगर आर्थिक असमानता फंडामेंटल राइट में हो जाएगी तो हर व्यक्ति चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाके हर व्यक्ति क्या कहेगा? वो कहेगा मुझे भी अंबानी के बराबर कर दो, मुझे बिरला के बराबर कर दो। एक रिक्शा वाला आदमी
भी या एक कमजोर से कमजोर आदमी भी दूसरे व्यक्ति के बराबर होने की पेशकश करेगा सर्वोच्च न्यायालय में। और इसलिए आर्थिक समानता मौलिक अधिकारों का अंग नहीं है। ठीक है जी, यहां से आगे चले, सवाल नंबर चलते हैं 11 में। सवाल नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुकदमे से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार संशोधित नहीं किए जा सकते। भाई मौलिक अधिकार जब बना दिए गए ना भाग 3 में, 1215 में इंग्लैंड में एक मैग्ना कार्टा बना, उस मैग्ना कार्टा में सबसे पहले मौलिक अधिकार दिए गए, वो ही आगे चलता रहा इंग्लैंड में, फिर आगे जाकर एक संसद बनी, उस संसद ने उस मैग्ना कार्टा को अपना लिया। फिर गए अमेरिका में, अमेरिका की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई इंग्लैंड के खिलाफ। क्रांति क्या हुई थी, अमेरिका में इंग्लैंड वासी जैसा हमारे साथ बर्ताव कर रहे थे, ऐसा ही बर्ताव कर रहे थे वो किसके साथ, अमेरिका के साथ। अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी करके घटना हुई, चाय की जो बहुत सारी पेटियां थी उनको फेंक दिया गया समुद्र में। ब्रिटेन की सरकार इससे खफा हो गई, उस खफा के बाद उसने दमन चालू कर दिया तो जो अमेरिका के लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने जो भड़काव शुरू कर दिया। उसके बाद वहां एक संविधान बना, संविधान बनने के बाद वहां मौलिक अधिकार आए, उन मौलिक अधिकारों को हमने अपना लिया। मौलिक अधिकारों को अपनाने के बाद बात ये आई, क्या मौलिक अधिकार अपने आप में ये पूरे हो गए, इन्हें काटा नहीं जा सकता क्या? तो अब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, क्या इन्हें कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है? तो भाई कहा गया, गोलकनाथ केस आया 1950 के आसपास, 51 के आसपास, उसमें कहा गया कि भाई मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। यहां बात है। फिर आगे जाकर इस बात को उलट देगा सर्वोच्च न्यायालय और जाकर कहेगा मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस में आएंगे तो पूछा जाएगा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बात कहां आई? तो ये बात आई पहले गोलकनाथ केस में। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ेंगे, डिटेल में आगे देखेंगे। हमारी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो सारी बातें आपको डिटेल में मिलेंगी, एकदम अमूल मक्खन की तरह आपको पॉलिटी आपके हाथ में, आपकी प्लेट में आ जाएगी और आप बेहद आनंदित महसूस कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आप क्लास से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि किस तरह की प्रक्रिया हमारी क्लासेस की है। किस वाद में संसद ने मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार दिया? देखो अभी तो बताया, केशवानंद भारती 1973 का केस है और केशवानंद भारती केस में कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, कभी सीमित किया जा सकता है। बात समझे? चलिए आगे चलेंगे, सवाल नंबर 13 में आएंगे। अच्छा सवाल है सवाल नंबर 13, फैक्चुअल नहीं है। देखो क्या कहता है कि भारत के संविधान के संबंध में मूलभूत संरचना। जब आप मूलभूत संरचना का कहते हैं तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो पीछे एक सवाल आया जिसमें आपने कहा कि 1973 में केशवानंद भारती केस में ये कहा गया, केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है नहीं, और इस केस में कहा संशोधन किया जा सकता है। ये कहा कि संशोधन किया जा सकता है, ये बात समझे आप? ठीक है, लेकिन साथ साथ इसमें एक बात और कही, भैया संशोधन तो कर सकते हो लेकिन कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं जिसमें संशोधन नहीं कर सकते। वो बेसिक चीजें क्या है? उन बेसिक चीजों को हमने कहा मूलभूत ढांचा, उसको कहा हमने बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें संशोधन नहीं कर सकते। जैसे आप ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि मूल जो हमारी अवधारणाएं हैं समानता में, स्वतंत्रता में, न्याय में, ठीक है, आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने में, जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। तो पहला क्या कह रहा है? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किसके अंदर आएगी? मूलभूत संरचना के अंतर्गत आएगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 ये कहता है कि संविधान से पहले और संविधान के बाद बनाए गए किसी भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या नहीं कर रहा है तो उसकी जांच करनी पड़ेगी। उसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय करेगा, हाईकोर्ट करेगा, और उसकी जांच करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई, जो उसके लिए टेक्निकल नेम दिया गया, उसे कहा गया न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिका के द्वारा पुनः अवलोकन करना, दोबारा से अवलोकन करना। ठीक है, तो यह आर्टिकल 13 में दिया गया है। अगर इसी शक्ति को छीन लेंगे तो सरकारें तानाशाह हो जाएंगी, सरकारें कुछ भी कानून बनाएंगी। जब कुछ भी कानून बनाएंगे तो लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ये फंडामेंटल राइट के भीतर है। केशवानंद भारती केस में तो ये आया ही है। आर्टिकल 368 पर ये प्रतिबंध लगाता है, बाध्यताएं लगाता है। हाँ, आर्टिकल इस पर जो है प्रतिबंध लगाता है। ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि आर्टिकल 368 कि आर्टिकल 368 भारतीय संविधान में ये कह रहा है कि संशोधन कर सकते हो। संशोधन कर सकते हो इसका मतलब आप मौलिक अधिकारों को कम भी कर सकते हो। हाँ जी, कर सकते हैं, लेकिन कितना कम कर सकते हो? मूलभूत संरचना के अनुसार कम कर सकते हो। तो मौलिक अधिकार को बचाए रखने के लिए आर्टिकल 368 पर भी प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। ये बात इसके भीतर आती है। अगली बात,
गोलकनाथ मामले में निर्णय, अरे गोलकनाथ मामले में तो ये कहा गया आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, ये बात गलत हो गई। 1 2 3 सवाल नंबर 14, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के बारे में क्या कह रहा है? कभी निलंबित नहीं किए जा सकते, अरे किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों में निलंबित हो सकते हैं, नहीं। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, कुछ हद तक ठीक है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है, आर्टिकल 352, 356, 360 के तहत हम कहेंगे 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपात है। जब ये लगा होता है, 358 में लिखा है, 358 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति और वित्तीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकारों को सीमित करेंगे, ये उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये लिखी गई है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को संशोधित नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रपति निलंबित तो कर सकते हैं, लेकिन आपातकाल के दौरान, तो आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। सवाल नंबर 15, भारत के संविधान में गारंटीड मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? क्या निलंबित किए जा सकते हैं? तो हम कहेंगे हाँ, निलंबित किए जा सकते हैं। केवल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान, राष्ट्रपति नहीं, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा नहीं, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय द्वारा नहीं। अभी बताया आर्टिकल 352, 353, 354 पढ़ेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जब भारत पर युद्ध की स्थिति हो, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, बाह्य आक्रमण की स्थिति हो, तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, निलंबन किया जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार को निलंबन किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के द्वारा। सवाल नंबर 16, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन सा कर सकता है? भाई मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई है, संसद करेगी मौलिक अधिकारों में, इसमें तो कोई डिटेल की जरूरत नहीं है, आप समझ ही रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए कितना बेसिक सवाल है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार आर्टिकल 21, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार आर्टिकल 21, ये नैसर्गिक न्याय का अधिकार 14 में आ जाएगा, वहां पर न्याय मिलना चाहिए आपको। असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार, असमान परिस्थितियों में समानता नहीं, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार है, इस बात को समझे। आर्टिकल 14 के 2 पार्ट हैं, कानून सबके लिए बराबर होगा, एक बात है, और कानून का सबके लिए समान संरक्षण होगा, दूसरी बात है। जब कानून का समान संरक्षण कहते हैं, थोड़ा डिटेल में समझे। आर्टिकल 14, कानून सबके लिए बराबर, एक बात, और कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, दूसरी बात। संरक्षण का मतलब है कि असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार, असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सभी के साथ समान व्यवहार, सभी के साथ इक्वल बिहेवियर हो जाएगा। तो यहां जब असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार की बात हो रही है ना, इसका मतलब ये है कि भाई अगर कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ लोग खड़े हैं जिनमें स्त्री है, जिनमें विकलांग है, जिनमें शूद्र कुछ है, मतलब दास व्यवस्था के अंतर्गत कोई दास आ गया है, कोई अन्य, हालांकि भारत में दास प्रथा नहीं है, तो इस एग्जाम्पल को चाहे तो छोड़ भी सकते हैं आप, इस पर आपत्ति कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि स्त्री है, विकलांग है, ठीक है, और अन्य कुछ पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग तो संविधान भी कहता है, इनके साथ एक जैसा व्यवहार क्यों करेंगे? जब ये एक जैसे लोग हैं नहीं, तो इनके साथ अलग अलग व्यवहार होना चाहिए ना भाई। सामाजिक परिस्थिति में ये एक समान व्यवहार, एक समान स्थिति नहीं रखते हैं, तो स्त्री के साथ अलग व्यवहार कर सकता है। अलग व्यवहार किया तभी तो पंचायतों में 1/3 का रिजर्वेशन दिया, विकलांगों को रिजर्वेशन दिया, पिछड़े वर्गों को जो है रिजर्वेशन की बात की गई कि चाहे तो अगर उनका समान प्रतिनिधित्व ना हो तो रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अब ध्यान से यहां समझो, आर्टिकल 14 ने कहा कानून सबके लिए बराबर होगा, एक डंडे से सबको हाकेगा। जब एक डंडे से सबको हाकेगा भैया, ये तो न्याय की जगह अन्याय हो जाएगा, क्योंकि पूरा समाज एक जैसा तो नहीं है ना, पूरा समाज, जब पूरा समाज एक जैसा नहीं है तो हर आदमी के साथ एक जैसा व्यवहार क्यों करें? तो सबके लिए अलग अलग व्यवहार किया जाएगा, और उस अलग अलग व्यवहार के लिए कहा असमान व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार, ये बात। और इस आती है आर्टिकल 14 के भीतर, आती है कानून के समान संरक्षण के भीतर। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर 18 पे आएंगे। सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है कि कौन सा एक सामाजिक अधिकार नहीं है? अभी बताया था सामाजिक अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, मतदान का अधिकार। भैया जब समाज की बात करोगे ना, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और जो है आपका एजुकेशन,
इस इंफ्रा, ये सारी बातें समाज में आ जाती हैं। तो जीवन का अधिकार समाज का है, समानता का अधिकार ठीक है, शिक्षा का अधिकार ठीक है, भाई मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, पॉलिटिकल राइट है, राजनीतिक अधिकार ऐसे ही नहीं मिला, ये बड़ी मुश्किलों से मिला है मत देने का अधिकार। 1861 में पहली बार हमारे विधान परिषद में हमारे कुछ भारतीयों को बैठाया गया और मुंह पर उंगली रखवा के बैठाया कि भैया बोलोगे नहीं, तुम्हें ले लिया है विधान परिषद में, ये बड़ी बात है। 1892 का कानून बना, थोड़ा सा बोलने दिया, हल्का मोटा थोड़ी देर के लिए, और क्या कहा कि आप चाहे तो बजट पर कुछ पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, अनुपूरक कंपल जो वो बोलते हैं कंपनसेटरी, या आप कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, माफ कीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सवाल पूछ सकते हैं। फिर आगे जब हम गए 1919 में, फिर कुछ अप्रत्यक्ष हमें चुनाव के अधिकार दिए गए। भैया बड़े आजादी होने के बाद, संविधान बनने के बाद हमें यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी मिली, अर्थात 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति वोट देगा। पहले जो वोट दे रहा था ना, वो संपत्ति के अधिकार पर, शिक्षा के अधिकार पर, सरकार को कोई व्यक्ति कितना कर देता है इस आधार पर अधिकार मिलता था। तो मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे ही नहीं मिल गया ये वोट देने का अधिकार। मत देने का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार है, सारे के तीनों के तीनों कौन से अधिकार हैं? सामाजिक अधिकार हैं, सामाजिक अधिकार हैं, सामाजिक अधिकार हैं। ठीक है, चलिए, ये वोटिंग का राइट आगे आएगा, आप चिंता ना करें। अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित से कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानव अधिकार है और साथ ही साथ में मूल अधिकार भी है? मानव अधिकार भी है, मूल अधिकार भी है। भैया सूचना के अधिकार में बताना, सूचना का अधिकार मूल अधिकार है क्या? नहीं भैया, ये तो कानून बनाया गया 2005 में। फिर शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के तहत मूल अधिकार है, मानव अधिकार भी है। अरे भैया, इंसान की और पशु की क्या पहचान है, एक बात बताओ, इंसान और पशु में अंतर क्या है? इस विवेक का अंतर है, और विवेक की जागृति का साधन क्या है? वो शिक्षा है। तो शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार भी है, और आर्टिकल 21 के तहत क्या है? मौलिक अधिकार भी है। काम पाने का अधिकार तो है भाई, लेकिन ये डीपीएसपी के भीतर है। आवास का अधिकार है, 21 के भीतर है, लेकिन आप इसे कह सकते हैं कि ये मानव अधिकार नहीं। मानव अधिकार के लिए सबसे अप्रोप्रिएट सवाल बनता है, वो शिक्षा का अधिकार बनता है। भाई, इंसान और पशु के भीतर जो अंतर है वह है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का, इमोशनल इंटेलिजेंस का, कि भूख आई तो पशु की तरह चिल्ला ना पड़ो, वासना आई तो पशु की तरह भागदौड़ ना करने लगो। इसको कंट्रोल करने की इस ताकत को ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। और ये जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता पैदा हो रही है, इसका औजार शिक्षा है, एजुकेशन है, जिसके माध्यम से आप पढ़ते हो। और शिक्षा केवल औपचारिक नहीं होती कि किताबों से आएगी दोस्तों, शिक्षा तो संस्कारों से भी आती है। शिक्षा तो वहां, शिक्षा शब्द है सीखना। कहां से सीखते हो? अरे रील से भी सीखते हो, अपने पड़ोसियों से भी सीखते हो, जहां बैठते हो संदर्भ समूह उससे भी सीखते हो, अपने पीयर ग्रुप से भी सीखते हो। तो ये सारी बातें आप समझते हैं, सब समाज की बातें हैं, सोसाइटी की बातें, पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और आनंद उठाते रहेंगे क्लास का। क्या कह रहा है? शिक्षा का अधिकार 2019 का लक्ष्य है शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाना है उन बच्चों के लिए जो उन बच्चों के अधिकार में निहित हो। प्राइमरी लेवल पर हम कहते हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे, निःशुल्क शिक्षा। पूरे भारत को स्कूल चलो, विद्यालय चलो अभियान, पढ़ो अभियान, आगे बढ़ो पढ़ो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ये सारे अभियान किस पर लेवल पर है? प्राथमिक शिक्षा पर निःशुल्क शिक्षा। तो हम कहते हैं 2009 के तहत हमने प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए फ्री में मुहैया कराया गया है। अगली सवाल क्या कह रहा है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत गारंटी, प्रत्याभूत मतलब गारंटी, समता का अधिकार निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध है? कार्यपालिका के विरुद्ध है, प्रक्रियात्मक विधि है, इंसेंडरी अधिष्ठायी विधि, उपयुक्त सभ्य की। देखो समझो, आर्टिकल 14 का मतलब है सबके समान समानता होगी। समानता होगी कार्यपालिका, सरकार कुछ भी विभेद करेगी तो सरकार को रोक दोगे। सरकार को रोक दोगे ना, कैसे रोक दोगे? कि ये जो आपको आर्टिकल 14 दिया गया है, समानता का व्यवहार करता है, समानता के व्यवहार की गारंटी देता है। अगर सरकार विभेद करती है तो उसको रोक दिया जाएगा। प्रोसीजरल रो, अगर कोई प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन में कहीं असमानता हो रही है, उसको भी रोक देगा। इंसिडेंटरी रो, एक तरीके से जबरदस्ती जो लादे गए कानून है, समाज ने लादे हो, किसी ने लादे हो, जबरदस्ती लादे गए कानूनों पर भी क्या करेगा? भड़काने वाले जो कानून होंगे, कोई ऐसी ही हेट स्पीच होगी, इस तरह की बात, उस पर भी लागू होता है। तो उपरोक्त सभी पर कानून का समानता सभी के विरुद्ध आपको संरक्षण देता है। 22 में आएंगे। 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें समानता के होने का निहितार्थ एक उसमें है विशेषाधिकारों का अभाव, अवरोधों का अभाव, प्रतिस्पर्धा का अभाव, विचारधारा का अभाव। बहुत अच्छा सवाल है। विशेष अधिकार का मतलब है कि एक समाज है,
एक समाज है, देखो ध्यान से समझना, और इस समाज में हमने यहाँ 2 खूंटी गाड़ के अंगूर लटका दिए ऐसे, ये लटकाए अंगूर, ठीक है। और अंगूर लटकाने के लिए हमने कहा कि ये सारे के सारे लोग यहाँ खड़े हो जाओ इस पर, और यहाँ खड़े होकर अंगूर तोड़ लो, यहाँ खड़े होकर अंगूर तोड़ लो। और हमने क्या किया, हमने किसी एक व्यक्ति को के लिए, वो बहुत लंबा था, सबसे लंबा था, सबसे लंबा होने के बावजूद भी हमने कहा उसके लिए कुर्सी बना दी है ऐसी कि आप जो है इस पर बैठ के तोड़ो भी और खाओ भी। विशेष अधिकार दिया समाज में किसी एक व्यक्ति को। और एक आदमी जो इतना ठिगना सा था, ऐसे ठिगना सा था, उसका हाथ ही नहीं पहुंच पा रहा है अंगूर तक, वो तो तोड़ ही नहीं पा रहा है, वो कह रहा है अंगूर खट्टे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, समाज में कोई एक व्यक्ति ही संपत्ति नहीं रखेगा, समाज में कोई एक व्यक्ति ही राजतंत्र के उन पदों पर नहीं बैठेगा, समाज की सरकार के ऊंचले पदों पर नहीं बैठेगा, इन्हें कहते हैं विशेष अधिकार। तो समानता का मतलब समानता, ना किसी को कुर्सी मिलेगी, ना किसी को जो है कोई पीछे रहेगा, विशेष अधिकारों का भाव। सवाल 23 क्या कहता है, भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान आर्टिकल 15 में किए गए। आर्टिकल 15 ये कहता है कि पिछड़े वर्गों के लिए और सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं, 15 का 3, आर्टिकल 15 का 3 कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति और SC और ST के लिए विशेष प्रावधान किए गए अनुच्छेद 15 में। डायरेक्ट बेरेक्ट की भाषा है, एकदम बेरेक्ट की भाषा दी गई है। 17 और ये बता चुका हूं आपको, इसलिए नहीं बता रहा। 24 क्या कह रहे हैं, भारतीय संविधान में सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की, अच्छा ये तो सीधा वही है, सवाल रिपीट हो गया। सवाल 25 क्या कह रहा है, देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो खंड 4 के भीतर, खंड 4 के भीतर आरक्षण का प्रावधान है। ये सवाल यहां हो जाता है। ये होती है दोस्तों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 25 सवालों को, जो 25 सवाल फंडामेंटल राइट से संबंधित थे, उनके बारे में चर्चा की। और आप हमें बताएंगे कि हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है, उसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है, और हमें क्या और करना चाहिए ताकि हम आप तक अपने रीच बढ़ा सकें। ऐसी ही अन्य क्लासेस के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि आपको किस तरह की क्लासेस की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाना, और अपने जो भी अध्ययन अध्यापन के दौरान जो सीखा है उसे आप लोगों तक पहुंचाना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए नमस्कार, कल मिलते हैं फिर किसी अगले जो सेगमेंट है उसमें अपने क्वेश्चंस के साथ।